तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। यहाँ पर बेरूत में भीषण विस्फोट की खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह के कमांड केंद्रों को इजराइल ने निशाना बनाया है और निशाना बनाने का दावा भी किया है। हिजबुल्लाह के हथियार भंडार पर हमले का इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल से चली आ रही जंग में अब तक 52 लेबनानी नागरिकों की मौत हो चुकी है और 140 लोग जख्मी हुए हैं। तो हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया था। इसकी शुरुआत हो चुकी थी जब हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा था। उसके बाद इजराइल पूरी तरीके से तैयार नजर आया और चेतावनी दे दी गई कि जो 50 से ज्यादा गांव हैं आप खाली कर दीजिए। कल विस्थापन की भी तस्वीरें देखी कि कैसे जाम सड़कों पर लग गया। सबके आईडीएफ के हमले के इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा आईडीएफ से किया गया है, जहां पर बेरूत में कई इमारतें तबाह होती हुई साफ तौर पर तस्वीरों में कैद हो गई। जब हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया, शुरुआत हिजबुल्लाह की तरफ से की गई थी। उत्तरी इजराइल पर उसने हमले किए थे। इसके बाद इजराइल ने सीधे तौर पर दक्षिणी लेबनान में 50 गांवों को खाली करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद लोग अफरा तफरी में वहां से निकलते हुए भी नजर आए और अब इजराइल ने दक्षिण लेबनान में अपने हमले बढ़ा दिए। उनकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा मेजर जनरल एके सिवाज जुड़ गए हैं। और देखिए, स्टूडियो से हम आपके सामने इस वॉर रूम से एक एक खबर जो इस युद्ध से जुड़ी हुई है सबसे पहले एनडीटीवी पर आप पाएंगे और इस खबर से जुड़ी हुई एक एक अपडेट सबसे पहले आपको एनडीटीवी पर ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम ग्रुप कैप्टन एके देवनाथ का रुख कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, आप लगातार हमारे साथ पिछले 3-4 दिनों से हैं। हम शुरुआत में ये बात कर रहे थे कि जो युद्ध होगा वो 2 से 3 दिन या हफ्ते भर चलेगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध 3 से 4 हफ्ते चल सकता है और ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सेना को भी उतार सकते हैं। सेना को मतलब पैदल सेना को उतार सकते हैं। इसका मतलब है युद्ध 3-4 हफ्ते अगर अमेरिका मान रहा है तो उससे ज़्यादा लंबा भी खिंच सकता है और इसका जो सीधा असर है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। देखिए, इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और आंकलन ये है कि ईरान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं जिससे वो इजराइल तक हमला कर रहा था वो और 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ईरान के पास करीबन 1000 से 1600 तक ऐसी मिसाइलें हैं जिनका रेंज कम है, महज 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए गल्फ रीजन में, पर्शियन गल्फ के आसपास जितने भी यूएस और इजरायली एसेट्स हैं उन पर हमला करता रहेगा। अमेरिका की ये कोशिश है कि ईरान का साथ जो ये युद्ध चल रहा है इसको एक वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ ले जाए। वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब है कि अमेरिका एंटीसिपेट कर रहा है कि ईरान की जो वॉर फाइटिंग पोटेंशियल है, जो कि ज़्यादातर मिसाइल्स और रॉकेट फोर्स में है, वो अगले 5-6-7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो आशा की थी कि ईरान के अंदर एक जनसमूह खड़ा हो जाएगा अपनी सरकार के विरुद्ध, वो हुआ नहीं। ज़ेंजी परसों भी सड़क पर नहीं आई, ज़ेंजी कल भी सड़क पर नहीं आई, आज भी लगता है ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अमेरिका के सामने क्या ऑप्शन है? अमेरिका के सामने एक ऑप्शन है कि वो ईरान में अपनी फौज को जमीनी रास्ते से घुसाए। तो रास्ता कहां से है? रास्ता है या तो कुवैत के रास्ते से या इराक के रास्ते से। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। दक्षिण में कुवैत से उत्तर में कुर्दिस्तान तक 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इराक और ईरान के बीच में, उसके बीच से हमला करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जब अमेरिका ने 2003 में सऊदी के रास्ते से इराक पर आक्रमण किया था तो उन्होंने 3 फाइटिंग कोर का इस्तेमाल किया था। एक एक कोर में 30,000 ट्रुप्स होते हैं, 3-3 डिवीजन। तो अगर ईरान पर हमला करना है तो जाहिर बात है उन्हें फाइटिंग कोर कम से कम 3 या 4 डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी कोशिश होती है और इसको डिप्लॉय करने में 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। एक और चीज देखिए, इराक में जब अमेरिका ने हमला किया था तब तक इराक थक चुका था लड़ते लड़ते, लेकिन अभी ईरान की जो ग्राउंड डिफेंस फोर्सेस हैं, 6 लाख की जो आर्मी है वो ताजा है,
वो थकी नहीं है, वो बस अलर्ट मोड में है। तो अभी इराक की जो आर्मी है 6 लाख पूरी तरह से अपने बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए तैयार है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मिडल ईस्ट युद्ध के बीच ट्रंप का अब बड़ा ऐलान, जहां पर उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की संख्या और बढ़ेगी। यानी कि समझिए कि यहां पर जो युद्ध है और एक्सकेलेट होगा मिडल ईस्ट में, और ज्यादा विमान भेजने वाला है विकास अमेरिका। तो यहां पर स्थिति और गंभीर होती हुई बिल्कुल। और देखिए, ईंधन भरने वाले विमानों को भी तैनात किया जाएगा ताकि हवा से हवा में ही रिफ्यूलिंग हो जाए और विमान को नीचे लैंड ना करना पड़े। रियाद दूतावास पर हमले के बाद ये ट्रंप का बयान आया है, नतीजा जल्द पता चल जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ईरान आसपास के देशों को और एयरबेस को निशाना बना रहा है, उसके बाद अब अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि वहां पर फोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो अमेरिकी मीडिया से भी डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की और इस दौरान बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा कि जरूरत हुई तो ईरान में सेना भी उतारेंगे। यानी कि फुल प्रूफ तैयारी के साथ अमेरिका यहां पर तैयार है। मिडल ईस्ट जंग के बीच में ट्रंप लगातार अपने बयान दे रहे हैं और ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जनरल एके सिवाच, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक आ नहीं रहे थे मीडिया के सामने, अब जब सामने आए हैं तो उन्होंने जंग के एस्केलेशन को लेकर ही संभावना यहां से जताई है और खुद वो कह रहे हैं कि 5 से 7 हफ्ते तक जंग चल सकती है। अगर ऐसा होता है तो कितनी तबाही दुनिया देखने वाली है? और देखो, सच्चाई ये है कि इसके अंदर 3-4 बातें हैं। एक तो ये पहले ही रीजनल वॉर बन चुका है, क्योंकि ईरान ने बड़े खूबी से इसको रीजनल वॉर बना दिया है। ये जितनी भी मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस थी अमेरिका की, उनको हिट किया है, चाहे वो कतार है, वो बहरान है, या सऊदी है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कंट्रीज हैं इन पे नुकसान हो रहा है और इसके कारण वो प्रेशर डालेंगी अमेरिका पे कि भाई इस लड़ाई को बंद करे। ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ईरान ने किया है। और दूसरा क्या है कि अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक देगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल कंप्लीटली रुक जाता है तो फिर सिचुएशन आप देखें कि बहुत ज्यादा नाजुक होगी, क्योंकि यहाँ से 20% पूरे वर्ल्ड का ऑयल जाता है और यहाँ पर जो बाकी भी सामान मिडिल ईस्ट को इसी रास्ते से जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा पूरे वर्ल्ड में। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बात कर रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पे डालेगा। ईरान इराक नहीं है, ईरान बहुत बड़ा देश है। इसके अंदर जितनी ट्रुप्स की रिक्वायरमेंट है वो अगर लेना भी चाहेगा अमेरिका, उसको कम से कम 2 से 3 वीक तो उनको मोबिलाइज करने में लग जाएगा। और उसको मालूम है कि ईरान की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी ग्राउंड पे है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वीकनेस तो ईरान की एयर पावर और एयर डिफेंस है। उसकी एयर पावर कमजोर है, उसके पास एयर डिफेंस जो है चाइना का HQ-9 है और रशिया का S-300 है, वो इतना कामयाब नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका जल्दबाजी में ऐसा कोई भी रिजल्ट या कोई भी डिसीजन लेगा जहां पर ग्राउंड ट्रूप्स डालने हो, क्योंकि उसको पुराना याद है क्या हुआ था इराक में, क्या हुआ था लीबिया में, क्या हुआ था अफगानिस्तान में। अब देखते हैं कि अब ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या हो सकता है। देखो, सच्चाई ये है, ये दिखाता है कि ईरान की क्या फाइटिंग कैपेबिलिटी है। ईरान के पास 6 से 8 हजार के करीब मिसाइलें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और उसने मिसाइलें जो हैं वेल प्रोटेक्टेड रखी हैं, उनको हिट करना मुश्किल है। जब तक वो हैं ये लड़ेगा, मगर रिजीम चेंज जो सोच रहा था अमेरिका होगा वो नहीं हो पाया। और ये सबसे बड़ा दुख है अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए भी। और लड़ाई जिस बात पर शुरुआत की थी वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमें और ज्यादा विमान हो सकता है भेजने पड़े।